नमस्कार दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2025 है और आज जो भी न्यूज इवेंट्स कल चर्चा में रहे हैं 17 तारीख को या 17-18 पे जो भी ट्रांजिशन में भी रहते हैं और यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम की अप्रोच को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये रहता है कि जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, डिफेंस एक्सरसाइज हो रही हैं या कोई भी इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में कोई जीव जंतु मिल रहा है, क्या उसका स्टेटस है, इकोनॉमी ट्रेड क्या चीज़ें चल रही हैं, जियो पॉलिटिक्स सिक्योरिटी में भी जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको हम सटीक एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखें, जिससे आप तो प्रैक्टिस हो ही एमसीक्यू की, साथ ही आपको स्टैटिक डेप्थ भी नॉलेज आपको मिलती रहे और साथ ही भाषा भी आपकी बेहतर होती रहे। अगर आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम के हैं, आसानी से आप इसको देख के समझ सकते हैं और आपकी दूसरी भाषा जो कमज़ोर है उसको मजबूत भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएनजीजीआईएम। अब क्या है, अगर हम देखें तो जियोस्पैटियल या भू स्थानिक जो डाटा होता है, जियोस्पैटियल उसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, भू स्थानिक। तो जियोस्पैटियल डाटा के लिए अगर आप देखें एक संगठन है, ये संगठन क्या बोलें, यूएन के एक तरह से संघ का छोटा सा बॉडी है, यूएन के अंतर्गत काम करता है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये जो बॉडी है उसके 5 विंग है, उन 5 विंग में से एक विंग है एशिया पैसिफिक। तो यूएन का जो जीजीआईएस बॉडी है, इसके 5 विंग्स में से एक विंग है कौन सी, एशिया पैसिफिक, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया पैसिफिक। इसमें क्या किया गया, भारत को को चेयर चुना गया है, ठीक है ना, को चेयर भारत को चुना गया है। ठीक, अब अगर हम बात करें पर्पज कितने टाइम के लिए, भारत को 2025 से लेकर 2028 तक के लिए इसका को चेयर चुना गया है। ये तो बात हो गई, अभी रिसेंट में न्यूज़ थी। अब है क्या ये संगठन, ये संगठन को इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस संगठन को इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। पर्पज आपको पता है कि जियोस्पेटियल जो डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, और लगभग अगर आप देखोगे 56 कंट्रीज से ये डाटा पूरी शेयर करता है, जिससे जो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक या सोसाइटी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वो प्राप्त कर सके। ये यहाँ पे इसका पर्पज है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें जुड़ा हुआ कंटेंट कंटेक्स्ट नहीं था, तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट की कि यूएनजीजीआईएम इज रीजनल कमेटी अंडर द यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ग्लोबल जियोस्पेटियल इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएन के अंतर्गत एक तरह का रीजनल कमेटी है, तो ये तो आपको आसानी से पता चल गया होगा कि पहला स्टेटमेंट तो देखिए यहाँ पे करेक्ट है, प्रबंधन समिति है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कोऑर्डिनेट ग्लोबल जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बेसिक है, मुख्य उद्देश्य ग्लोबल जो सूचना है उसका समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इट हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ को चेयर ऑफ यूएनजीजीआईएम 2025 से 2028। 2025 से 28 तक के लिए इंडिया को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि सारे स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट बात है, यहाँ पे 4 के चारों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हैं। ठीक है, दूसरे एमसीक्यू की तरफ देखते हैं, वॉल्केनो, तफ्तान वॉल्केनो। अब तफ्तान वॉल्केनो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि ईरान में अभी वॉल्केनो की इरप्शन हुआ, ठीक है ना, वॉल्केनो इरप्शन क्या वॉल्केनो, ये न्यूज़ में था, जिस वजह से यहाँ पे करंट अफेयर इस पे बना है। अब अगर आप बात करो वॉल्केनो होते क्या हैं, तो आपको बेसिक इतनी जानकारी होनी जरूरी है कि वॉल्केनो क्या होते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो हिंदी में, अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ डेफिनेशन आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए तो वॉल्केनो पृथ्वी की जो सतह है या अर्थ की जो सरफेस है, इसका वह पार्ट या वह स्थान होते हैं जहाँ से हॉट मैग्मा या गर्म मैग्मा लावा के फॉर्म में या पदार्थ के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में पृथ्वी के बाहर निकलता है, तो वो वॉल्केनो पॉइंट होता है, वॉल्केनो से बोला जाता है। अब इतना अगर आपसे मेंस में भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। फिर अगर आप इसके टाइप लिख सकते हैं, जैसे कुछ आपको याद है, जैसे सील्ड एक वॉल्केनो होता है, तो ढाल आकार का वॉल्केनो होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो उसका जो बेस होता है बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है ना, बेस काफ़ी चौड़ा होता है, उसका कम ढलान होती है, और इसका जो लावा होता है बेसाल्टिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके क्या करता है, धीरे धीरे फिसलता है, ठीक है, तो ये ढाल को इसको चौड़ा बना देता है, तो बेसाल्टिक होता है, ठीक है, पतला, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो मोना लोआ जो वॉल्केनो है, मोना लोआ कहाँ पे है, मोना लोआ है आपको हवाईयन आइलैंड में। हवाईयन आइलैंड अगर आप यूएस का मैप देख रखे होंगे, ये मैप है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का मैप, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मोना लोआ, मोना किया जो आइलैंड है, वहाँ पे आपको सील्ड वॉल्केनो मिलेगा। फिर कुछ और वॉल्केनो होती है, जैसे कंपोजिट वॉल्केनो आपने पढ़ा होगा। कंपोजिट वॉल्केनो जो एक शंक्वाकार, जो ये अभी रिसेंट वाला ज्वालामुखी वो हुआ, तो कंपोजिट के अंतर्गत आता है शंक्वाकार, वो उसमें तीव्र ढाल होती है, फास्ट, मतलब जो स्लोप उसका होता है थोड़ा सा फास्ट होता है। जैसे जापान का जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा आप इस तरह से याद भी रखते रहिएगा, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ, फ्यूजियामा जो वॉल्केनो है वो कहाँ पे है, जापान में है। तो ये अगर आप देखो एक तरह का ज्वालामुखी है, कैसा, कंपोजिट स्ट्रेटो वॉल्केनो भी उसे बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेंट हेलेना अमेरिका का है, और ये ताफ्तान जो है ना, ये भी एक तरह का, किस तरह का वॉल्केनो है, कंपोजिट स्ट्रेटो वॉल्केनो है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसका ढाल होगा वो तीव्र होगा,
तेज होगा, तो कीला मतलब इस तरह का ढाल होगा, ठीक है ना। धीमा ढाल का मतलब इस तरह, ठीक, मतलब आराम से चीज़ें बहें। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर आप देखो कुछ विश्व में जो ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं, वोल्केनो के जो एरिया हैं, कुछ एरिया जैसे मैं आपको बताया, जैसे ये पूरा ग्लोबल आप मैप देख लो, ठीक है ना, तो आप यहाँ पाओगे ये यूएस हो गया, ठीक है ना, ये सऊदी, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक, सपोज करो, ठीक है, ये हो गया एशिया हो गया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज। तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा आपको कुछ रीजन्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा होगा ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन को बोला जाता है क्या, सरकम पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक बेल्ट बोला जाता है। तो लगभग अगर आप देखोगे 70% जो वोल्केनो होते हैं ना इसी एरिया में आते हैं, भूकंप भी सबसे ज़्यादा इसी एरिया में आते हैं। फिर एक और आपको रीजन मिलेगा, ये वाला रीजन मिलेगा। ये रीजन जो क्या बोला, मिड अटलांटिक रेंज जो आपको मिलेगा, हाँ सॉरी मिड अटलांटिक रेंज आपको नहीं, बल्कि ये इसको बोला जाएगा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये वाला रीजन यहाँ से आएगा भूमध्य सागर होते हुए इटली का जो वेसुवियस, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसकी लोकेशन, तो यहाँ पे आप इटली को वेसुवियस वॉल्केनो पाओगे। फिर इसके अलावा कुछ और वॉल्केनो यहाँ पे मिलेंगे, इटली में तो बहुत सारे वॉल्केनो। फिर ईरान का ये जो वॉल्केनो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तुर्की अफगानिस्तान का वॉल्केनो भी यहाँ पे मिलेगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट रीजन जहाँ पे आपको वॉल्केनो मिलेगा वो इस रीजन में आपको मिलेगा। ये कौन सा रीजन कहलाएगा, मिड अटलांटिक रिज। तो यहाँ पे भी आपको वॉल्केनो मिलेंगे। तो ये तो बात होगी वॉल्केनो के बारे में, अगर आप साइंस में भी आए तो आसानी से आप लिख लोगे। यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो तफ्तान वॉल्केनो है, अगर हम देखें, इस सेमी एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है लोकेटेड सदर्न ईरान में नियर पाकिस्तान बॉर्डर। एकदम बात यहाँ पे करेक्ट है। अगर आपने ईरान का मैप देख रखा होगा, अगर आपने भारत का मैप देख रखा, सपोज करिए भारत का मैप है, ठीक है ना। अब देखिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप इसको ये मत सोचिएगा है ना कि ज़्यादा खिंच रहा है। यहाँ पे भारत का मैप है। अब अगर आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान का मैप है। ये वाला जो एरिया है ये ईरान के संदर्भ में आता है, ठीक है ना। तो ईरान का कौन सा एरिया यहाँ पे बोला जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी एरिया, दक्षिण पूर्व कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर का एरिया कहला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर आप देखोगे, इट इज़ पार्ट ऑफ मकरान कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक आर्क फॉर्म ड्यू टू सबडक्शन ऑफ अरेबियन ओशन क्रस्ट अंडर द यूरेशियन प्लेट। यह मैक्रोन महाद्वीपीय ज्वालामुखी धनुष का हिस्सा है जो अरब सागर की परत के यूरेशियाई प्लेट के नीचे डूबने के कारण हुआ है, ठीक है। तीसरा अगर आप देखो यहाँ पे कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट आपको ये कहना चाह रहा है कि स्ट्रेटो वॉल्केनोस आर कैरेक्टराइज बाई लो विस्कोसिटी बेसाल्टिक लावा फ्लो। तो जो स्ट्रेटो वॉल्केनो होते हैं उनका जो चिपचिपाहट बेसाल्टिक लावा होता है कम फ्लो होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो वॉल्केनो इसका जो स्लोप है वो कैसा है, फास्ट इसका स्लोप है, ठीक है। तो कैसे स्लोप है इसका, फास्ट है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। सही आंसर आपको 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या, इसका जो स्लोप है फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है इसका धीमा है स्लोप, ठीक है ना। कहाँ गया स्टेटमेंट, हाँ ये इसका कम इसका जो विशेषता क्या है, चिपचिपा बेसाल्टिक लावा प्रवाह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया लावा जो फ्लो करता है इसका लो है, लो विस्कोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहना चाह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, अब ये क्या, ये कौन सी बला है। अगर आप देखें पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। यह एक तरह का ऐसा लीगल डॉक्ट्रिन होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जो भी नेचुरल या कल्चरल जो रिसोर्सेस होते हैं वो जनता की एसेट्स माने, पब्लिक के एसेट्स माने जाते हैं। जैसे अगर आप देखो नेचुरली कल्चरल एसेट्स जैसे मान पेड़ पौधे हैं, वन संपत्ति, ये कल्चरल एसेट्स हैं, ठीक है। इसके नेचुरल एसेट्स है, कल्चरल एसेट्स है, तो ये जनता की क्या माने जाते हैं, संपत्ति मानी जाती हैं। अब जो गवर्नमेंट होती है ना वो इसकी ट्रस्टी होती है। तो जो नेचुरल जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन कहता है कि सारी जो संपत्ति, कुछ इंपॉर्टेंट संपत्ति वो जनता की मानी जाएगी और जो गवर्नमेंट होगी उसकी क्या होगी, ट्रस्टी हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी देखभाल करेगी। अब ये जो लॉ है रोमन लॉ से निकल के सामने आया। रोमन लॉ में इस तरह के कानून हुआ करते थे, यहाँ पे नदी, समुद्र, हवा, इन सब चीज़ों के लिए कॉमन लॉ रखे गए थे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है इसका पब्लिक यूज़ के लिए होगा, जैसे तालाब वगैरह आपने देखा होगा। अब इसकी खासियत क्या, इसको गवर्नमेंट बेच नहीं सकती, गवर्नमेंट कांट सेल। पब्लिक जो गुड्स होते हैं जो खास तौर पे अगर आप देखो जिसके पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे गवर्नमेंट नहीं बेच सकती इस लॉ के अंतर्गत। दूसरा अगर आप देखोगे, दूसरा एक और चीज़ आप यहाँ पे देखें, सरकार केवल क्या प्रबंधन करेगी, सार्वजनिक उपयोग रहेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। अब ये जो मामला था MC मेहता मामला आया था, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ मामला था 1997 का। MC मेहता, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्सेस कमलनाथ। तो यहाँ पे ये जो मामला था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसकी सरकार यहाँ पे ट्रस्टी है, जनता के हित में ध्यान रखना उसका दायित्व है। फिर एक और मामला आया जिस सर्वोच्च न्यायालय ने अभी डिसीजन 2025 में एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिफिशियल मैन मेड वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे जयपुर आप जाते हो वहाँ पर आपको झील मिलेगी, उदयपुर मिलेगी, बहुत सारी मैन मेड बॉडीज़ हैं, उसको भी क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसको बेच नहीं सकते, उसका यूज नहीं कर सकते, ना कोई इंडिविजुअल उसका इस तरह से यूज कर सकता है। वो एक तरह के जनता के हित में, जनता के लिए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे थे ये डॉक्ट्रिन। इट इज़ ए लीगल प्रिंसिपल दैट सर्टेन नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रिजर्व फॉर पब्लिक यूज।
कुछ कानूनी सिद्धांत तो कहता है कुछ प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखो क्या कहना चाह रहा है कि द गवर्नमेंट एक्ट एज ए ट्रस्टी कैन नॉट सेल, सरकार ने ट्रस्टी के रूप में काम करती है, बेच नहीं सकती है, नगद पैसा नहीं ले सकती है बेच के, ठीक है। तीसरा, दिट इट अप्लाई ओनली रिवर, लेक एंड वेटलैंड, नॉट मैन मेड वाटर बॉडीज। तो मैन मेड जो वाटर बॉडीज उसमें लागू नहीं होता। लेकिन रिसेंट में भी क्या डिसीजन आया है, रिसेंट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए सीधी सी बात है कि जो आर्टिफिशियल जो इस तरह की साइट्स हैं जो कहीं ना कहीं जो उसके क्राइटेरिया उसको फुलफिल करती हैं, तो वो भी अगर हम देखेंगे उनको भी सरकार यहाँ पे रक्षा करेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कृत्रिम जलाशयों पर नहीं लागू होता है, तो ये पूरी तरह से अगर आप देखा 100% यहाँ पे करेक्ट नहीं है, कुछ कृत्रिम जलाशयों में यहाँ पे लागू होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आज आपको हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है, सॉरी डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हैं, ठीक है। हाँ सॉरी तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ना, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे कह रहा है केवल नदी जलाशय हैं, कृत्रिम जलाशय नहीं, तो ये बात यहाँ पे गलत है। सरकार ने भी कह दिया कि देखिए ओनली नॉट ओनली रिवर एंड लेक, मैन मेड भी होंगे। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीता। सीता के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है, ठीक। अब ये क्या है, कौन सा मामला है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि UIDAI है जो आधार कार्ड बनाती है, उसका एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसका पर्पज़ ये है कि जो आइडेंटिटी उसको प्रूफ करना या जो अटैक्स होते हैं उनके हमले से रक्षा करने यहाँ पे पर्पज़, इसलिए इसका सीटा को शुरू किया गया है। अब सीटा का फुल फॉर्म क्या है, सीटा का फुल फॉर्म आपको मिलेगा क्या, सीटा का फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, एक बार आप देख लीजिएगा। हाँ लेकिन ये एक तरह का इसका पर्पज़ यही होता है कि एक तो पर्पज़ ये होता है कि जो डाटा सिक्योरिटी उसको सुनिश्चित करना। अब स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, फिर हम देखते हैं UIDAI के बारे में भी। सीता ये लॉन्च बाय UIDAI इनहेंस आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, तो UIDAI द्वारा इसे लॉन्च किया गया आधार कार्ड के जो ऑथेंटिकेशन उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट, इट फोकस ऑन फेस लाइवलीनेस डिटेक्शन, प्रेजेंटेशन, अटैक डिटेक्शन एंड कंटेक्टलेस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिक, ये चेहरे की जो जीवंतता पहचान करता है, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट प्रणाली पर केंद्रित है। तीसरा स्टेटमेंट है, द स्कीम इज प्राइमरली एम टू क्रिएटिंग न्यू डिजिटल ID टू रिप्लेस आधार, इसको बनाया गया है कि आधार कार्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे गलत है, तो केवल 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब अगर आप देखो जिसके बारे में आपने सुना होगा UIDAI के बारे में, UIDAI है क्या, UIDAI एक तरह का अगर आप देखो भारत सरकार का एक लीगल बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है। कैसी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, ठीक, स्टैचुरी अथॉरिटी है जो 16 अंक का आधार 12 अंक का आई थिंक आधार कार्ड यहाँ पे देती है आपको, गलती से मैंने 16 बोल दिया, जिसको स्टैब्लिश किया गया था, इस बॉडी को 2009 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और एक एक्ट लाया गया था 2016 में बाद में, आधार टारगेट डिलीवरी, ठीक है, फाइनेंशियल अदर सब्सिडी बेनिफिट एंड सर्विसेज, इस तरह का एक्ट लाया गया था। और यहाँ पे जो UIDAI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके अंतर्गत काम करती है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में था, इसका एक इनिशिएटिव सीता वो शुरू किया गया है। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिरौन। चिरौन के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि चिरौन ये सेंटाउर दैट एग्जिबिट कैरेक्टराइज बोथ एस्टेरॉयड एंड कॉमेट, तो इसमें एस्टेरॉयड और कॉमेट जो धूमकेतु दोनों की विशेषताएं होती है। इसका व्यास 200 किलोमीटर होता है, डायमीटर इसका 200 मीटर्स के आसपास किलोमीटर होता है, और ये 50 साल लगता है ऑर्बिट को, सन की ऑर्बिट को परिक्रमा करने में। और ये एक रिंग सिस्टम है जो सेंटोर पिंड की पहली बार देखी गई है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ ना कि जो कायरन एक सेंटोर है, कायरन और सेंटोर क्या होता है, एक बर्फीला पिंड होता है, बर्फ़ का एक अगर आप देखो पिंड है, या क्या इसको बोलेंगे, ठीक है ना, जो क्या कहता है, जो आपको किसकी तरह दिखेगा, एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स दोनों को अगर हम देखें, दोनों के गुण उसके अंदर का पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंट में देखा गया, जिस वजह से ये न्यूज़ में था, वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसकी पहली बार इसे कब खोजा था, पहली बार आई थिंक इसे खोजा गया था 1997 में चार्ल्स कोवाल द्वारा। तो चार्ल्स कोवाल ने इसको खोजा था कब, 1997 में पहली बार, ठीक है ना। तो अभी रिसेंट में भी देखा गया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में था, तो हमने यहाँ पर इसको देख लिया, ठीक। सही आंसर इसका यहाँ पे क्या, इट हैज़ द रिंग सिस्टम फर्स्ट ऑब्जर्व अराउंड ए सेंचुरी ऑब्जेक्ट, इसके पास रिंग सिस्टम होता है। ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा था। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चिकनगुनिया को लेकर न्यूज़ में था। चिकनगुनिया क्यों न्यूज़ में आ गया, इसलिए न्यूज़ में आ गया कि न्यूयॉर्क में जो वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने USA में 6 साल बाद स्थानीय रूप से अगर लोकली एक्वायर्ड केस देखा है चिकनगुनिया का, जिस वजह से न्यूज़ में आ गया। अब चिकनगुनिया होता गया, तो चिकनगुनिया के बारे में आपको पता होगा, हम लोग किसी को चिढ़ाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली मॉस्को बोर्न वायरल डिसीज होता है, ठीक है। तो मच्छर से होने वाले एक डिसीज होता है, एक रोग होता है, ठीक है, जो चिकनगुनिया वायरस से होता है, जिसमें तेज बुखार आपको देखने को मिलेगा, जोड़ों में दर्द देखने को मिलेगा। तो पहली बार अगर आप देखोगे 1952 में तंजानिया में, अगर आप देखेंगे तंजानिया के साउथ सदर्न रीजन में इसको देखा गया था। बाद में एशिया के, अमेरिका के वेरियस रीजन में इसको देखा गया, ठीक है।
अब अगर आप देखो ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो जो इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्कीटोज होते हैं या मतलब जो संक्रमित मादा मच्छर होते हैं उनमें इसके अलावा जैसे एडिज एजिप्टी हो गया, एडिस एल्बोपिक्टस हो गया, इनके काटने से फैलता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखोगे तो डेंगू और जीका भी फैलते हैं, ठीक। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति संक्रमक से नहीं फैलता, किसी और को चिकनगुनिया होगा तो आपकी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जो मच्छर इस तरह काटते हैं 2 से 12 दिन के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ से बुखार आने लगे, जोड़ों में दर्द होगा, ये सब समस्या देखने को मिलेगी। अब अगर आप बात कीजिए तो कोई टीका इसका अभी तक में नहीं डेवलप किया गया है, ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ पर। और एंटीवायरल ड्रग भी इसका नहीं है, ठीक है ना, केवल जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसके रिलीफ करने के लिए दर्द निवारक पेन किलर्स वगैरह दी जाती हैं। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में था, यूएस में भी देखा गया। अब अगर आप देखो इट इज़ कॉज बाय द वायरस ट्रांसमिशन बाय एडिज एजिप्टी, एडिज एल्बोपिक्टस, करेक्ट है यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि चिकनगुनिया कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू अनदर पर्सन डायरेक्टली, ये तो बात एकदम करेक्ट इनकरेक्ट है, मैंने आपको बताया। दूसरा हटा दो, ये सब हट जाएंगे, पहला और तीसरा आ जाएगा। सीवियर पेन होता है यहाँ पे सिम्टम्स में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे, सॉरी तो ये पीडीएफ थोड़ा सा बंद हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे देख, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हेनले पासपोर्ट के बारे में। अब हेनले जो पासपोर्ट होता है उसके बारे में स्टेटमेंट है कि अभी भारत में हेनले पासपोर्ट आपको पता है कि ये रैंक देता है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत को इसने रैंक दी और 2025 से 50वें स्थान पर है, ठीक है ना। तो किस रैंक पर है भारत अभी, 85 रैंक पर है यहाँ पे भारत, ठीक। ये आपको इंपॉर्टेंट है। जो सिंगापुर इसमें टॉप पर है, ठीक है ना, मतलब सबसे ज़्यादा सिंगापुर में अगर आप देखेंगे, रिसेंट में न्यूज़ में क्यों रहा कि भारत में पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 50वें स्थान पर आ गया, जो पिछले साल तुलना में नहीं थे। विश्व भर में जो भी पासपोर्ट होते हैं लोकप्रिय होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात बता रहा है। इसमें एक ये भी रीजन होता है कि जो देश ज़्यादा दूसरे देशों को वीज़ा फ्री वो देते हैं, जैसा मतलब कि ऑन अराइवल वीज़ा दे देते हैं, ठीक है ना, पासपोर्ट, और ज़्यादा उसमें इश्यूज़ नहीं होते हैं, जल्दी वीज़ा मिलने में दिक्कत नहीं होती है, ऐसे देशों को टॉप पे रखा जाता है। जैसे सिंगापुर यहाँ पे, जैसे हम ही नहीं देते किसी बहुत सारे देशों को, ठीक है ना। तो इस वजह से भारत को भी बहुत सारे देश जो वीज़ा फ्री नहीं देते हैं विजिट, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले स्थान पे कौन सा है, सिंगापुर आपको देखने को मिलेगा। पहले स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इट इज रैंक पासपोर्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन दैट कैन एक्सेस विदाउट प्रायर वीजा, बिना पहले वीजा लिए ऑन अराइवल पर आप जाके वहाँ घूम सकते हैं, ये बताता है। इंडिया पासपोर्ट रैंक 85 करेक्ट है। सिंगापुर इसमें शीर्ष स्थान पर, यह भी करेक्ट है। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक। सेकंड है दक्षिण कोरिया, थर्ड में जापान, अगर आप देखोगे, ठीक है। अगर जो फर्स्ट रैंक है ना उसको लगभग 193 देश यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वीजा फ्री सिस्टम यहाँ पे इनके नागरिकों को मिल जाता है, ठीक है। अगला एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में, ब्लैक बक के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लैक बक या एंटीलोप या सर्विकापरा के बारे में है। इट इज़ नेटिव इंडिया एंड नेपाल एंड प्राइमरली इनहेबिटेड्स ओपन ग्रास लैंड, ये नेटिव इंडिया नेपाल का होता है और इनहेबिट्स ओपन ग्रास लैंड में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट मेल जो ब्लैक बक होता है वो स्पायरलिंग हॉर्न होते हैं उसके, वाइल फीमेल जनरली नॉट, और जो फीमेल्स में ब्लैक बक में ये हॉर्न सिंग नहीं होते हैं, जो कि मेल में होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है द ब्लैक बक आर लिस्टेड इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट, तो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें इंडेंजर्ड ये कैटेगरी में आता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट आपको मिल जाएगा। क्यों मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो ब्लैक बक होते हैं इनकी कैटेगरी कौन सी है, लीस्ट कंसर्न है। ब्लैक बक क्यों नहीं, जो सलमान खान ने, अगर आपने सुना होगा, लिस्ट कंसर्न, गिव मी सेकंड, सलमान खान ने ब्लैक बक का शिकार किया था, जिसके बाद ये न्यूज़ बना था। पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखो छत्तीसगढ़ में रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया ब्लैक बक को, जिस वजह से न्यूज़ में था। तो भारत और नेपाल वाले रीजन में पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है एंटीलोप सर्विकपरा, इसका साइंटिफिक नाम है। भारत में राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, उड़ीसा, तो बहुत सारे रीजन में आपको पाया जाता है। इसके अलावा जो पंजाब है, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश का राज्य की पशु है, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राज्य की पशु आपको ब्लैक बक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ROKN एक्सरसाइज, ROKN एक्सरसाइज के बारे में, इंडिया ROKN एक्सरसाइज के बारे में। यह क्या एक्सरसाइज कहना चाह रहा है, पहले स्टेटमेंट है, पहले देख लेते हैं। इट इज़ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज है। दूसरा INS सहाद्री ऑफ शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स पार्टिसिपेटेड इन इनॉग्रल एक्सरसाइज, तो INS सहाद्री इसमें पार्टिसिपेट की है, ठीक है। तीसरा एक्सरसाइज विल कंडक्ट सी फेज, नो हार्बर फेज। अब देखिए जो नेवल एक्सरसाइज उसके 2 फेज होते हैं, सी फेज होता है, दूसरा होता है हार्बर फेज होता है। तो इसका हार्बर फेज नहीं होगा यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, दोनों फेजेस के होंगे। अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज में था कि पहली बार भारत की जो नौसेना कोरियाई जो गणराज्य के बीच द्विपक्षीय जो नौसेना का अभ्यास है अभी रिसेंट में शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक। अब इसमें कौन पार्टिसिपेट किया है, तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें 2 फेज आपको देखने को, हार्बर फेज भी अगर देखो, सी फेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो सी फेज में अगर आपको जो INS सहाद्री है भारत का यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तीसरा स्टेटमेंट लिमिट को, तो पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, और कुछ तो आई थिंक रह नहीं गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।